नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएमडी न्यूज। मैं हूं आपके साथ होमादित्य द्विवेदी। दोपहर के 3 बज चुके हैं और हम बात करने वाले हैं 3 बड़ी खबरों के बारे में। अगले आधे घंटे में हम आपको बताएंगे कि देश में कौन सी घटनाएं प्रमुख रहीं। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। पहली खबर के साथ, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध का आज 9वां दिन है। यूक्रेन पर रूसी सेना का हमला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इस बीच रूस की गोलाबारी में आज यूक्रेन की राजधानी में एक भारतीय छात्र को गोली लगने के बाद अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है। दूसरी ओर हमलों के चलते यूरोप के सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट में भी आग लग गई है। आपको बता दें, आग लगने के बाद न्यूक्लियर पावर प्लांट धू धू कर जलने लगा। इस बीच यूक्रेन की स्टेट इमरजेंसी सर्विस का कहना है कि पावर प्लांट के पास आग पर काबू पा लिया गया है। यूरोप के सबसे बड़े न्यूक्लियर प्लांट में आग लगने के बाद से सभी यूरोपीय देशों में चिंता बढ़ गई है। इसको लेकर आज ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से बातचीत भी की है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने न्यूक्लियर प्लांट की घटना पर चिंता जाहिर करते हुए जेलेंस्की से कहा कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन की लापरवाही अब सीधे तौर पर पूरे यूरोप की सुरक्षा के लिए खतरा बन गई है। उन्होंने आगे कहा कि वो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक की मांग करेंगे और इस मुद्दे को रूस और करीबी सहयोगियों के साथ उठाएंगे। हम बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर की। उत्तर प्रदेश में अंतिम और 7वें चरण का चुनाव बाकी है। ऐसे में विभिन्न दलों के नेता पूर्वांचल की विधानसभा सीटों को अपने अपने पक्ष में करने के लिए जद्दोजहद में लगे हैं। इसी कड़ी में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में मेगा शो है। खुद प्रधानमंत्री मोदी 3 विधानसभा क्षेत्रों में रोड शो करेंगे, आपको बता दें। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी की पिंडरा में जनसभा है। इससे पहले गुरुवार को भी वाराणसी में अखिलेश यादव, जेपी नड्डा और ममता बनर्जी समेत कई दिग्गजों का जुटना हुआ था। अब बात करते हैं तीसरी खबर की। लखीमपुर हिंसा में आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत याचिका को रद्द करने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने को तैयार हो गया है। गृह मंत्री अजय मिश्रा के बेटे के खिलाफ कोर्ट 11 मार्च को सुनवाई करने वाला है। आपको बता दें कि आशीष मिश्रा को इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिली है, जिसके खिलाफ पीड़ितों के परिवार और कई वकीलों ने याचिका डाली थी। याचिका में आशीष को दी गई जमानत रद्द करने की मांग है। सुप्रीम कोर्ट में वकीलों द्वारा दी गई अर्जी में आशीष की जमानत देने के हाईकोर्ट के फैसले में त्रुटि बताई गई थी। वकीलों का कहना था कि इसमें स्पष्ट त्रुटि है, जिसमें चालक द्वारा प्रदर्शनकारियों से अपनी जान बचाने के लिए वाहन की गति बढ़ाने की बात कही गई थी। बता दें कि यूपी पुलिस ने इस मामले में 3 जनवरी को चार्जशीट दायर कर दी थी, जिसमें आशीष मिश्रा को मुख्य आरोपी बनाया गया है। तो इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर 3 तस्वीरें देख रहे हैं। पहली, यूक्रेन में जिस तरीके के हालात हैं, युद्ध जारी है रूस और यूक्रेन के बीच। वहीं दूसरी खबर, वाराणसी में आज दिग्गजों का प्रचार होगा। अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सभी दिग्गज वहां पर जुटेंगे। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में 7वें चरण के चुनाव होना बाकी है और 10 मार्च को नतीजे आएंगे। और वहीं तीसरी खबर जो है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं, आशीष मिश्रा की जो जमानत जो मिली थी आशीष मिश्रा को, उस पर अब जमानत याचिका रद्द करने की जो याचिका सुप्रीम कोर्ट में डाली गई, उसमें अब सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। और पहली खबर पर हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर रमेश वर्मा जुड़ गए हैं। डॉक्टर रमेश वर्मा जी, आपका स्वागत है स्टूडियो में। डॉक्टर रमेश वर्मा जी, जिस तरीके से न्यूक्लियर पावर प्लांट पे आग की बात कही जा रही है, कितना बड़ा खतरा पूरे यूरोप के लिए? निश्चित रूप से जी, ये बड़ा खतरा भी है जी। और जो युद्ध की एक संधि है उसके खिलाफ भी है जी। हम बमबारी नहीं करेंगे, जिनेवा में एक संधि हुई थी जी, उसके भी खिलाफ है। अब आग जली हुई है निश्चित रूप से,
इस पर काबू भी पा लिया गया है। लेकिन जो विशेषज्ञ हैं जी, वो कहते हैं कि जो न्यूक्लियर प्लांट्स हैं, एटम बम के प्लांट्स हैं, इन पर रूस छेड़छाड़ नहीं करेगा, क्योंकि उसे मालूम है कि अगर हमने इस पर छेड़छाड़ की तो स्थिति बड़ी भयावह हो जाएगी। ठीक बात। और यही कारण है कि जो रूस है तो वो रूस बहुत ही संभल करके युद्ध कर रहा है। और आपकी जानकारी के लिए ये कहा जा रहा था कि साहब बताइए, रूस इतना बड़ा शक्तिशाली है, एक छोटे से यूक्रेन से 8-9 दिन हो रहे हैं, 10 दिन हो रहे हैं, कुछ नहीं कुछ कर पा रहा है। हाँ। लेकिन रूस की भी ये सोची समझी साजिश और रणनीति है, वो भी धीरे धीरे चल रहा है जी। वो नहीं चाहता है कि पूरा खंडहर हो जाए यूक्रेन। तो अगर खंडहर हो जाएगा और जब वो जाएगा तो वहां मिलेगा उसको क्या? वो नहीं चाहता है कि वहां लाखों लाशें बिछ जाएं और जब हम जाएं तो वहां पर हमको लाशें मिले, कब्रगाह मिले, तो वो भी नहीं चाहता है। इसलिए एक सोची समझी साजिश के तहत, रणनीति के तहत युद्ध हो रहा है और यूक्रेन उसका बराबर मुकाबला कर रहा है। और इसलिए कर रहा है कि उसे कई ताकतों ने अपना एक संबल प्रदान कर दिया है, इसलिए कीव तक पहुंच रहे हैं। अब जैसे कीव है, राजधानी है जी। अब बड़ी बड़ी इमारतें हैं, संसद भवन है, अगर उनको सबको खंडहर कर देगा तो फिर उसको उसके पास होगा क्या? फिर वो वहां पर जाके करेगा क्या? बिल्कुल। तो ये उसकी एक नीति है और उसी के अनुसार ये भी हो रहा है कि आगे बढ़ रहे हैं, फिर बढ़ रहे हैं। तो इस तरीके के हालात यूक्रेन में पैदा है, नवा दिन है। लेकिन मैं ये मानता हूं जो हमारे पास जो सूचनाएं हैं जी। अगले 72 घंटे बड़े क्रूशियल हैं और अगले 72 घंटे में कुछ भी हो सकता है। यानी रशिया बड़ी कार्रवाई के मूड पे नजर आ रहा है आपके अनुसार, अगर बात की जाए, क्योंकि जिस तरीके से न्यूक्लियर पावर प्लांट में अगर वहां तक आग पहुंची, वहां पे 6 यूनिट हैं, आपको बता दें जो दर्शक हमसे जुड़े हैं कि वहां पर 6 यूनिट हैं और ऐसे में 3 यूनिट में कूलिंग का काम चल रहा है, एक में कुछ मरम्मत का काम है। लेकिन अगर न्यूक्लियर पावर प्लांट को नुकसान पहुंचता है तो कहीं ना कहीं रेडिएशन का खतरा मंडरा रहा है पूरे यूरोप में। और आपको बता दें ब्रिटेन ने यह तक कह दिया है कि पूरा जो यूरोप है वो तबाह हो जाएगा। डॉक्टर रमेश वर्मा जी, लगातार आप जैसा जिक्र कर रहे हैं कि ये एक युद्ध की रणनीति है, ये एक उसकी सोची समझी चाल है रशिया की, तो ऐसे में अब आगे 72 घंटे में क्या कीव पे कब्जा हो जाएगा, क्योंकि लगभग 13 किलोमीटर दूर है, ऐसी सूचनाएं आ रही। और जिस तरीके से पूरी तरह से यूक्रेन को घेरने की कोशिश की गई है, इस बीच एक खबर और भी आई है डॉक्टर रमेश वर्मा जी कि 3 बार जेलेंस्की को मारने की कोशिश, हत्या करने की कोशिश भी की गई है। तो क्या ऐसे में रशिया अब ये चाहेगा कि किसी तरीके से जो वहां के राष्ट्रपति उनकी हत्या करवा दी जाए और जो लोग हैं उनका मनोबल टूटे, उनकी सेना का मनोबल टूटे, और ऐसे में वो यूक्रेन पर जिस तरीके से सत्ता परिवर्तन चाहता है वो कर पाए? देखिए, जहां तक यूक्रेन के राष्ट्रपति की हत्या का मामला है तो ये एक विषम परिस्थितियों में सब कुछ हो सकता है, इसमें भी दो राय नहीं है। ठीक है। बमबारी चली रही है, मिसाइल अटैक चली रहा है। हाँ। अब उसकी चपेट में अगर राष्ट्रपति आ जाते हैं तो सब कुछ संभव है। लेकिन रसा मेरे हिसाब से नहीं चाहेगा, वो चाहेगा ये सरेंडर कर जाए जी। इसीलिए बार बार वो सरेंडर करने की बात कर रहा है कि आप सरेंडर कर जाइए, आप आ जाइए। और दूसरी चीज एक और देखिए, रसा कैसी चाल चल रहा है जी। यूक्रेन भी चाहता है वार्ता हो जाए और दुनिया के देश चाहते हैं वार्ता हो जाए, लेकिन वो कहता है कि वार्ता भी करिए, युद्ध भी हम करते रहेंगे। हाँ। ये कौन सी बातचीत हुई है? तो ये जो हालात पैदा किए जा रहे हैं, निश्चित रूप से ये हालात वो हैं जो दुनिया को चिंता में डाल रहे हैं जी। दुनिया समझ नहीं पा रही। अब देखिए, मारने और की बात देखिए, अभी अभी अमेरिका के एक सांसद ने कहा कि जो पुतिन है जी, इनको मार दो जी, सीधे कहा उन्होंने। हाँ। इसको लेकर के रूस भड़क गया है, अरे ये क्या तुमने कह दिया, क्या हो गया? लेकिन अब इस सांसद का जो बयान आया है वो इस बात को तो दर्शाता ही है कि किस तरीके से दुनिया में बेचैनी है इस युद्ध को लेकर के, क्योंकि जहां पर एटॉमिक बात भी की जा रही है, न्यूक्लियर की भी बातचीत की जा रही है, बमबारी हो ही रही है लगातार जो नहीं होनी चाहिए, मिसाइल अटैक हो ही रहे हैं। इसलिए दुनिया में एक बेचैनी का माहौल बना हुआ है और लोग चाहते हैं कि पुतिन पर अंकुश लगे, लेकिन
पुतिन ने इतना विस्तार कर रखा है अपनी सैन्य शक्ति का अपने, और देखिए वो एक काम और कर रहा है। वो क्या कर रहा है, यूक्रेन में वो कहीं पर भी वो न्यूक्लियर या बड़ी बड़ी इमारतों पर हमला नहीं कर रहा। वो क्या कर रहा, प्रशासनिक जो उनके मुख्यालय दरबे हैं वहां कर रहा है। उसके पीछे रणनीति क्या है कि एक मैसेज देना है कि देखो हम सबको तैयार है, कहीं भी कुछ कर सकते हैं। हाँ। लेकिन वो और जगह पर वो हमला नहीं कर रहा है, और जगह बमबारी करने में वो बच रहा है, हिचक रहा है। ये जरूर है कि जब बमबारी होती है तो कुछ स्कूलों का भी जिक्र हुआ है डॉक्टर रमेश वर्मा जी। जी हाँ, जी तो होता है उसमें। हाँ। लेकिन जिस तरीके से वो एक प्रशासनिक क्षेत्र पे हमला बोल रहा है कि इनको इसी तरीके से ध्वस्त कर दो, और इसके साथ में वो संदेश भी दे रहा है कि देखो हम यहाँ तक भी आ सकते हैं तो हम कहीं पर भी जा सकते हैं। हाँ ठीक है, एक बात और निकल करके आ रही है रमेश वर्मा जी यहाँ पर कि अब यूक्रेन की जो सेना है वो भारतीय जो वहां पर मौजूद है उनको अब मानव ढाल के रूप में यूज कर रहा है और उनको आगे करके ये युद्ध लड़ रही है यूक्रेन की सेना। ऐसे में भारतीयों को भी नुकसान है और भी जो दूसरे देशों से वहां पर लोग इस वक्त मौजूद है वहां पर उनको आगे करके यूक्रेन की सेना लड़ रही है। ये कितनी बड़ी चिंता है? नहीं, चिंता की तो बात है, लेकिन ये भी देखना होगा क्योंकि भारत सरकार ने इस बात के प्रयास कर रखे हैं कि सारे भारतीय तुरंत आ जाए। जी, इसमें भी दो राय नहीं है। जी। दूसरा ये भी बातचीत आई कि जो हमारे भारतीय कहीं रह गए हैं उनको हम पुतिन से बात करके उनको बाहर भी कर रहे हैं, और ये बात रसा ने भी मानी है। लेकिन इसमें तरह तरह की बातें भी आ रही हैं। जैसे अभी एक बयान आ गया कि हजारों भारतीयों को बंधक बना लिया है यूक्रेन ने। जी जी, उसका खंडन भी हो गया, नहीं भाई ऐसा नहीं बनाया गया है। लेकिन ये बात भी सही है कि जिस तरीके से यूक्रेन से जब लोग निकलने लगे तो यूक्रेन की सेना ने, वहां के सुरक्षा बलों ने भी अच्छा व्यवहार नहीं किया है। और ये भी कहा जा सकता है कि जो यूक्रेन के में जो भारतीय होंगे उनको आगे ढाल बनाया जा सकता है इसमें भी। लेकिन अभी इस बात की पुष्टि होना, इस बात के दावे करना अभी जरा थोड़ा सा इसमें मैं उचित नहीं समझता हूं, क्योंकि जब तक कोई चीज सामने ना आ जाए, क्योंकि बंधक वाली बात भी खंडन हो चुकी है। ठीक है, आपका शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और इस पर चर्चा करने के लिए। तो कुल मिलाकर के इस वक्त जो यूक्रेन की स्थिति है वो बिल्कुल इस तरह हो गई है कि पूरी तरीके से वो रशिया के जाल में फंस चुका है, और ऐसे में अब कोई भी पश्चिमी देश आगे आकर के सैन्य कार्रवाई के लिए राजी नहीं हो रहे हैं। कोई भी देश की सेना, जो नाटो की बात हो रही थी, जिक्र हो रहा था कि नाटो कहीं ना कहीं सैन्य कार्रवाई कर सकता है रशिया के खिलाफ, हालांकि उसने भी ऐसी कोई भी कार्रवाई नहीं की है और साफ तौर पर सैन्य कार्रवाई के लिए मना कर दिया। और इस बीच हमारे साथ एक छात्र है जो जुड़ रहे हैं, वो यूक्रेन से उन्होंने घर वापसी की है। शिवम, क्या कुछ हालात थे, कितने भयभीत थे आप, और क्या कुछ आपने झेला है यूक्रेन में? सर, हालात तो ठीक नहीं थे, कह सकते हैं। एज स्टूडेंट किसी के लिए भी ये ठीक नहीं होता, या फिर नागरिक हो वहाँ का या फिर स्टूडेंट हो। पर एज ए फॉरेन स्टूडेंट हम दूसरे के देश में थे, और ऐसा एक्सपीरियंस करना ये भयावह तो होगा ही। और रही बात आपकी, एक बात हमने सुनी थी कि मानव ढाल की तरह वो यूज कर रहे हैं। हाँ। ये आपको आभास अभी हुआ है, पर वो पहले दिन से ही ये कर रहे हैं। अच्छा, मैं आपको आंखों देखा हाल बताता हूँ कि हम लोग घंटों भर लाइन में खड़े रहते थे जी। मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। हाँ। कि मैं लगातार 18 घंटे लाइन में खड़ा रहा हूँ। हाँ। ताकि मुझे छोड़ दिया जाए कम से कम जी। और वो हमें 1 घंटे में छोड़ते थे 4-5, और अपने जो सिविलियंस थे हाँ उनको छोड़ते थे 50-100 गाड़ियां निकल रही हैं उनकी, कम से कम 100-50 हाँ। निकल रही हैं। तो ये आपको आभास अभी हो रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ कि वो ये पहले से ही कर रहे थे। ये उनकी प्राथमिक टैक्टिस थी, एक योजना थी। हाँ ठीक है शिवम, आई विटनेस हूँ। हाँ। और मैं इतनी मैच्योरिटी भी रख सकता हूँ कि आपको ये बता सकता हूँ कि ये उनकी योजना में है का एक पार्ट था। बिल्कुल शिवम, आपके अनुभव जो है बहुत ही कड़वे रहे हैं वहां के। क्या कुछ स्थिति थी जिस दिन 24 तारीख की 5 बजे की सुबह बम गिरता है, वहां पर मिसाइल गिरती है, वहां पर रशिया हमला कर देता है यूक्रेन पर,
क्या कुछ आप लोगों के जहन में था, और भी जो छात्र हैं वहां पर उनकी क्या कुछ स्थिति रही है? आप अब वापस आ गए हैं, इस दौरान आपने 8 से 9 दिन के बीच में क्या कुछ झेला है वहां पर? मैंने तकरीबन 9-10 दिन गुजारे जी। यात्रा जो हमारी रही, हाँ, 9-10 दिन की रही है। हाँ, फर्स्ट डे जो आप बता रहे हैं कि उन्होंने पहले रनवे उड़ाए हैं 24 तारीख को जाफर, हाँ, ताकि जो उनकी सेना की जो मोबिलिटी थी, हाँ, उसे रेस्ट्रिक्ट किया जाए। रशिया ने उनकी रेस्ट्रिक्शन, उनकी मोबिलिटी जो थी, हाँ, वो भंग करने के लिए किया, ठीक है, ताकि ये जो रसद जो और इक्विपमेंट जो है इनके अलायंस कह सकते हैं, जो कि नाटो हो गया, पोलैंड हो गया, इनके द्वारा अगर भेजे जाएं तो वो ना आ पाए। उनके रनवे उड़ाने के लिए उनकी ये योजना थी रशिया की। शिवम, जरा ये बताइए, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, पहले दिन से ही, जिस दिन से हमला हुआ, उसके बाद आप लोगों को खाना कैसे मिलता था? पानी की क्या व्यवस्था थी? क्या वहां लाइट, इलेक्ट्रिसिटी मिल रही थी आपको? आप बात घर वालों से कर पा रहे थे? घर वाले आपके कितना परेशान थे? जी, लाइट तो रह रही थी, और खाना जैसे कि हालात बिगड़ रहे थे तो हम लोगों ने मतलब स्टोर कर लिया था। ठीक है। मैंने कम से कम 4-5-8-10 हजार की स्टोरिंग खाने की कर ली थी। और जो जी, हाँ, अपनी बात पूरी, ये हमने कर लिया था, पर बैंकिंग जो एटीएम जो थे, हाँ, हो चुके थे, और हम एक दिन में 1,000 रुपया निकाल सकते थे। अच्छा। और कई जो फॉरेन एटीएम थे वो काम भी नहीं कर रहे थे। अच्छा। हाँ, तो बच्चे भी एकदम परेशान हो गए थे, जिन्होंने नहीं कर पाया था, जो मैच्योर नहीं थे बच्चे जो स्टूडेंट की एज होती है 18 से लेकर के 30-25 हो सकती है, रेंज जो होती है, बाहर फॉरेन में पढ़ने जाते हैं, ठीक है, तो हर बच्चा इतना मैच्योर नहीं होता है। जिन बच्चों ने स्टोर नहीं कर पाया उसकी तो हालत दयनीय थी। अच्छा जी। क्या कुछ आपके जो साथी थे, कौन कौन साथी ऐसे थे, कितनी परेशानियों में आपने देखा उनको? परिजनों से बात करते थे, परिजन क्या कुछ कहते थे? आपको क्या डर सता रहा था कि भारत सरकार आपको वहां से निकाल पाएगी या नहीं निकाल पाएगी? क्या कुछ आपके मन में चल रहा था, जरा वो दर्शकों को बताइए। तो मन में तो ये चल रहा था, कई बच्चे ऐसे थे जो छोटे थे काफी, तो वो सारे रूम में आ जाते थे हमारे, तो शिवम भाई कैसे निकल पाएंगे, अब आप कुछ कीजिए। तो उनमें सब में मैच्योर नहीं था। तो मेरी एडवाइजरी, मेरा उनको समझाना ये था कि हम अपनी एम्बेसी को फॉलो करेंगे जी, और हम अपनी एम्बेसी पे ये प्रेशर बना रहे थे कि हमें कोई क्लियर कट गाइडेंस दीजिए कि हम यहाँ से निकले हैं या रहें। चलिए शिवम, हमसे जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया, आपने वहां के अनुभव हमसे शेयर किए। तो कुल मिलाकर के जिस तरीके से शिवम बयां कर रहे थे कि वहां के जो हालात हैं कितने डरावने थे, कितने भयभीत थे वहां पर वो, और जो छात्र हैं वहां पर कितने ज्यादा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि वो मानव ढाल की तरह भारतीयों को यूज कर रहे हैं। बिल्कुल शिवम ने उस बात की पुष्टि की है कि वो पहले दिन से वो उनकी टैक्टिक्स थी और वो पूरी स्ट्रेटेजी के तहत कर रहे थे। वो पहले दिन से ही भारतीयों को आगे करके या दूसरे देश के नागरिकों को आगे करके वो अपने आप को बचाते हुए यूक्रेनी सैनिक नजर आ रहे थे। साफ तौर पर शिवम ने इस बात को कहा है। और आपको बता दें, दूसरी बड़ी खबर जो है वो वाराणसी से, जहां पर आज दिग्गजों का प्रचार अभियान तेज है, क्योंकि अब 7वें चरण की वोटिंग है और ऐसे में कल चुनाव प्रचार अभियान थम जाएगा। इसको लेकर के अब जो 9 जिले हैं उनकी 54 सीटों पर 54 विधानसभा सभाएं हैं, वहां पर वोटिंग होनी है। और इन 9 जिलों में एक जिला ऐसा भी है, वाराणसी, जहां पर आज प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी वहां पर जनसभाएं करते हुए नजर आएंगे, रोड शो करते हुए नजर आएंगे। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी राहुल श्रीवास्तव जुड़ गए। राहुल, अब 7वां चरण यानी कि अब लास्ट ओवर है, ये समझ लीजिए, और ऐसे में अब दिग्गजों ने सारा जोर लगा दिया है। और ऐसे में आज वाराणसी में जिस तरीके से सारे दिग्गज नजर आ रहे हैं, क्या कुछ इसके मायने नजर आ रहे हैं? क्योंकि प्रधानमंत्री का वहां पर मौजूद होना, ऐसे में अखिलेश यादव का पहुंचना, प्रियंका गांधी का पहुंचना, राहुल गांधी का पहुंचना, क्या मायने है इसके? अंतिम ओवर चल रहा है किसी भी मैच में, और उसके तरफ पर अंतिम चरण का मतदान होना है 7 तारीख को। और अंतिम चरण की जब गेंदबाजी होती है तो बैट्समैन का प्रयास रहता है कि ज्यादा से ज्यादा छक्के चौके मारकर अपनी टीम का स्कोर को मजबूत करें। और शायद यही प्रयास अब राजनीतिक दलों की तरफ से भी दिख रहा है। जिस तरह से
वाराणसी के माध्यम से एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है पूरे पूर्वांचल में, जहाँ पे 9 जिलों के 54 सीटों पर चुनाव होना है। वहां से वाराणसी के माध्यम से वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर 2 दिन कैंप करेंगे, वहां पर तमाम जनसभाएं करेंगे, रोड शो करेंगे। इसके अलावा अखिलेश यादव भी आज देर शाम पहुंचेंगे वाराणसी, वहां भी एक रोड शो करेंगे। कल भी उन्होंने जिस तरह से वहां पर तमाम जो पश्चिमी दल थे, उसमें पश्चिम बंगाल की जो सीएम थी ममता बनर्जी, इसके अलावा आरएलडी के जो अध्यक्ष जयंत चौधरी, तमाम जो छोटे दल जो सहयोगी पार्टियां हैं समाजवादी पार्टी की, उन्होंने एक बड़ा सा वहां पे जनसभा की थी। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी भी आज वाराणसी में है, उन्होंने काशी विश्वनाथ पहुंचकर वहां पे पूजा अर्चना की, रोड शो किया, और प्रियंका गांधी भी वहां पर 3 दिन कैंप करेंगे। तो निश्चित तौर पर वाराणसी एक ऐसा केंद्र बन गया है जिसके माध्यम से पूर्वांचल को साधने की कोशिश की जा रही है। सभी पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी की बात करें, खुद जो वहाँ के सांसद है वर्तमान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो खुद वहां पर है। इसके अलावा अखिलेश यादव है, इसके अलावा राहुल गांधी, प्रियंका गांधी है। तो पूरी कोशिश हो रही है कि अंतिम चरण में पूरी ताकत झोंकी जाए, क्योंकि 10 मार्च को मतगणना होगी, 7 तारीख को अंतिम चरण का मतदान होना है। तो पूरी ताकत सभी पार्टियों की तरफ से इस अंतिम ओवर में झोंकी जा रही है। राहुल, ये 9 जिले जो हैं ये भी पूर्वांचल में ही है, और ऐसे में 54 सीटें हैं। पिछली बार बीजेपी का प्रदर्शन बहुत अच्छा था, हालांकि समाजवादी पार्टी को भी 11 सीटें मिली थी। इस बार समाजवादी पार्टी मेहनत ज्यादा कर रही है पूर्वांचल में, क्योंकि उसके पास ये संदेश पहले से ही है कि बीजेपी पूर्वांचल में अच्छा खेल रही है कुल मिलाकर के। तो अब वो चाहती है कि जो वहां के क्षेत्रीय मुद्दे हैं उनको उठाया जाए, लेकिन बार बार प्रधानमंत्री जब मंच से संबोधित करते हैं तो वो परिवारवाद का जिक्र जरूर करते हैं, माफियावाद का जिक्र जरूर करते हैं, कानून व्यवस्था का जिक्र करते हैं, ईमानदार सरकार का जिक्र करते हैं। तो कहीं ना कहीं अच्छी छवि दर्शाने की कोशिश करते हैं बीजेपी की, और प्रत्याशियों के लिए जो वोट मांगने का उनका तरीका है वो निराला है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर जिस तरह से लगातार हर मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी की जो मुखिया है अखिलेश यादव, उन पर लगातार उन्होंने निशाना साधा है। चाहे परिवार की बात कर ले, चाहे गुंडाराज की बात कर ले, चाहे अन्य मुद्दों की बात कर ले, और निश्चित तौर पर पलटवार भी आया है। जिस तरह से अखिलेश यादव ने भी एक मंच से कहा कि हाँ, मैं परिवारवादी हूँ, हम परिवार के लोग हैं, हम परिवार के दर्द को समझते हैं। तो कहीं ना कहीं पलटवार भी किया गया है पूर्व सीएम अखिलेश यादव की तरफ। तो निश्चित तौर पर एक तस्वीर ये भी है कि 2017 में जिन पार्टियों के साथ भारतीय जनता पार्टी का चुनाव लड़ा था, अब उसमें से अधिकतर पार्टियां समाजवादी पार्टी के साथ अलायंस करके चुनावी मैदान में है, और उसमें सबसे बड़ी पार्टी जो पूर्वांचल में है वो है ओम प्रकाश राजभर की, जिनका मऊ, गाजीपुर, इस जगह उनका बताते हैं कि दबदबा है। तो प्रभावित सीटें, ठीक, जी जी, अपनी बात पूरी कीजिए राहुल। हाँ, तो निश्चित तौर पर जिस तरह से 2017 में छोटी छोटी पार्टियों को शामिल करके भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीता था, चुनाव में एक बड़ी 325 सीटें लेके आए थे। तो निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी भी इस बार भारतीय जनता पार्टी की उसी राह पर चल रही है, और छोटे छोटे दलों को अपने साथ लेकर वो चुनावी मैदान में भारतीय जनता पार्टी ने भी छोटे दलों को साधने की कोशिश की। निश्चित तौर पर यही छोटे दल एक गेम चेंजर भी साबित होंगे जब 10 मार्च को रिजल्ट आएगा, और निश्चित तौर पर पूरा प्रयास है, हर संभव प्रयास है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप पर लगातार पहले चरण से जो दौर शुरू हुआ था वो 7वें स्तर से चलता हुआ दिखाई दे रहा है। लगातार मंच से प्रधानमंत्री मोदी विपक्ष को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर रहे हैं। तो विपक्ष भी लगातार जिस तरह से कल ममता बनर्जी ने कहा कि इस बार जैसे पश्चिम बंगाल में खेला हुआ था, इस बार यहाँ भी खेला होना चाहिए। तो निश्चित तौर पर हर पार्टियां अपनी तरफ से पूरी जोर आजमाइश कर रही है एक दूसरे को घेरने के लिए, जनता को लुभाने के लिए। लेकिन अब अंतिम चरण का मतदान है 7 तारीख को, 10 मार्च को पता चलेगा कि किसने किसको जनता को लुभाया, किसका कितना वार उसके काम आया, और किसने विपक्ष को ज्यादा मजबूती से गिराया। भी अब राहुल, ये जो अंतिम चरण के अब चुनाव होने उसमें जुबानी जंग जो है वो अब कम हो गई है, अब विकास की बातें की जा रही हैं कहीं ना कहीं, और बात जैसा आपने अभी कहा खेला हो, तो इस तरह के शब्द हैं, कहते हैं यूपी में काबा, इस तरह की बातें की जाती हैं। ये जो गाना था बड़ा प्रचलित हुआ था, और ऐसे में अब अंतिम चरण में देखना ये होगा कि क्या क्षेत्रीय मुद्दे हावी रहेंगे। जो समस्याएं हैं सबसे ज्यादा पूर्वांचल की, लोग जब रोजगार के लिए वहां से निकल जाते हैं और दूसरे राज्यों में जाते हैं, दूसरे जिलों में जाते हैं, अपने जिलों से निकल करके अवध का रुख कर लेते हैं, या यूं कहें दिल्ली की ओर जाते हैं, महाराष्ट्र जाते हैं, तो ये सबसे बड़ी समस्या है। क्या ये मुद्दे इस बार चुनाव में 7वें चरण की वोटिंग में लोगों के जहन में रहेंगे? राहुल, आपका आकलन? रहेंगे, बिल्कुल। हाँ,
बिल्कुल रहेंगे, बिल्कुल, क्योंकि जो लोगों ने दंश झेल रहा है पिछले 2 सालों में, जिस तरह से पलायन करके उत्तर प्रदेश आए हैं, उत्तर प्रदेश में उनको रोजगार देने की बात कही गई, लेकिन उनको रोजगार नहीं मिला। वो आधी कार्यता फिर उनको दिल्ली और मुंबई का रुख करना पड़ा, जिस तरह से वहां भी उनके साथ बर्ताव हुआ है, उसको लेकर निश्चित तौर पर ये मुद्दे हावी है। क्योंकि जो आपने एक ट्रेंड देखा होगा, कल भी जिस तरह से मतदान हुआ है कि शहरी क्षेत्र में मतदान कम हो रहा है, उनकी तौर पर चिंता का विषय है। ग्रामीण मतदाता ज्यादा संख्या में निकल रहा है, मतदाता मतदान कर रहा है, और कहीं ना कहीं ये मुद्दे उसी से जुड़े हुए हैं। जी राहुल, हमसे जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया, इस पर तमाम जानकारी देने के लिए। तो कुल मिलाकर के अब 7वें चरण की जो वोटिंग है वो होनी है और दिग्गजों का जमावड़ा वाराणसी में आज लगा हुआ है। और ऐसे में देखना यह होगा कि अब कितनी भीड़ जुटती है, रोड शो में कितनी भीड़ जुटती है, जनसभाओं में भी कितनी भीड़ जुटती है, और क्या मैसेज देने की कोशिश की जाएगी नेताओं के द्वारा। क्योंकि प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद वाराणसी के दौरे पर है, और ऐसे में वो कहीं ना कहीं परिवारवाद की बात जरूर करते हैं, अखिलेश को घेरने की कोशिश जरूर करते हैं। और आपको बता दें, तीसरी जो बड़ी खबर है वो आशीष मिश्रा की जमानत याचिका जो रद्द करने की खबर है वो है, और उस पर हमारे साथ हमारे सहयोगी अशरफ जुड़ेंगे लखीमपुर से। जिस तरीके से अब सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगा दी गई है अशरफ अंसारी, और अब 11 मार्च को इसकी सुनवाई होनी है, ऐसे में परिवारजन कितने खुश नजर आ रहे हैं उस याचिका से, क्योंकि जो पीड़ित परिवार है और जो वकीलों का एक धड़ा है जिसने वो याचिका दाखिल की है, ऐसे में क्या याचिका क्या जो इनकी जमानत याचिका है, जमानत रद्द की याचिका है, उस पर फैसला उसी दिन हो जाएगा या सिर्फ सुनवाई होगी? क्या कुछ निकल के आ सकता है? कयास क्या है? बिल्कुल आदित्य, बताना चाहूंगा जिस तरीके से सिवनिया कांड हुआ उसके बाद में आशीष मिश्रा की 11 फरवरी को जमानत हुई। जमानत के बाद में जब याचिका सुप्रीम कोर्ट में परिवार वालों के ने जब दायर किया, उसके बाद में नया मोड़ आया है। अब अगर बात की जाए तो लगभग 11 मार्च को इनकी सुनवाई होनी है और 30 जगहों की बेंच के अंदर इनकी सुनवाई होगी। अब देखना बाकी यह है कि क्या जहां अगर आप पीड़ित परिवार की अधिक से बात कर रहे थे तो पीड़ित परिवार से काफी खुश नजर आ रहा है, उसको यकीन है कि न्यायालय से उसको न्याय मिलेगा। ठीक है, जो जिस तरीके से एक धड़ा जो वकीलों का है, जो ये कह रहा है कि जो हाईकोर्ट का फैसला है लखनऊ खंडपीठ ने जो दिया है उसमें कहीं ना कहीं त्रुटि है, ऐसी कौन सी त्रुटि की बात की जा रही है? क्योंकि उसमें एक पॉइंट है, उसमें एक सेंटेंस लिखा हुआ है कि जब जो प्रदर्शनकारी थे उनसे बचने के लिए कार को भगाया गया और ऐसे में ये एक्सीडेंट हो जाता है, जिस पर त्रुटि बता रहे हैं। अगर बात की जाए जैसे SIT की टीम थी वो लगातार कहती हुई नजर आ रही थी। 5000 पन्नों की स्पीड जो होती उसमें भी आशीष मिश्रा को मुख्य आरोपी बताया गया था। लेकिन अगर बात की जाए न्यायालय की तो न्यायालय सर्वश्रेष्ठ होता है, इसलिए अगर न्यायालय कह रहा है कि उनकी जमानत अभी हुई है लेकिन अभी और पेज बाकी है, पेज बराबर खुलते रहेंगे, इसलिए सुप्रीम कोर्ट बनाया गया। हाईकोर्ट के बाद में वहां पे 3 जजों की बेंच बैठेगी, उसके बाद में फैसला आएगा क्या होना है। 11 मार्च को इसके बारे में जानकारी पूरी होगी। चलिए, आपका शुक्रिया हमसे जोड़ने के लिए और इस पर तमाम जानकारी देने के लिए। तो कुल मिलाकर के अब जो जमानत रद्द करने की याचिका है उस पर अब सुनवाई 11 मार्च को सुप्रीम कोर्ट करेगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए GMT न्यूज। आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी ID है @GMT News Flash।